हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पर हमेशा लेकर आते हैं। और आज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं वो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है, जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर है। कई लोगों को जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर जो प्रश्न आते हैं उसको करने में दिक्कत आती है। सो काइंडली कंसंट्रेट हियर। ये वाला जो वीडियो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश भर के अंदर होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एक नई ब्रांच भी है बायोलॉजी के अंदर, तो उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑन द बायोटेक्नोलॉजी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, काइंडली कंसंट्रेट हियर। सो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर रखी है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जिसमें आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है वो लैंग्वेज आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का मुख्य कार्य। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ REE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आपने सुना होगा दोस्तों कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अपने बायोटेक्नोलॉजी की कैंची है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है। मॉलिक्यूलर सीजर है मतलब ये एक आणविक कैंची है, ये एक आणविक कैंची है जो कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटती है। इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को सिरों से काटता है? भाई सिरों से काटने वाला तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस थोड़ी होता है। जो डीएनए को सिरों से काटे, एंड से काटे, वो तो एक्सोन्यूक्लियस होता है। यहां पर तो हम बात कर रहे हैं एंडोन्यूक्लियस की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो एंडोन्यूक्लियस तो भाई भीतर से काटेगा ना। डीएनए के कटे हुए खंडों को जोड़ना, भाई डीएनए के कटे हुए खंडों को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो तो लाइगेज होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थोड़ी होता है। ये भी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको बाकी के 3 गलत क्यों है ये यदि आ जाता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, परिणाम स्वरूप चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं। टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट रिजल्टिंग इन स्टिकी एंड्स। टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट रिजल्टिंग स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, परिणाम स्वरूप चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं। यस। डीएनए को मध्य भाग पर काटना, टू कट द डीएनए एट मिडिल पार्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मिडिल पार्ट के ऊपर ही काटे, नो। तो इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट रिजल्टिंग इन स्टिकी एंड्स। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं तुमको, मैं स्टिकी एंड्स भी बना के बताता हूं। एक सीक्वेंस है GAATTC CTTAAG। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अब मानो कि यहाँ पर कट लगा, मानो कि यहाँ पर एक कट लगा G और A के बीच में, और यहाँ पर G और A के बीच में कट लगा, तो स्टिकी एंड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? G C T T A और A, G C T T A A। और दूसरा क्या बन जाएगा? A A T T C और G। ये दूसरा स्टिकी एंड्स है। तो ये स्टिकी एंड्स बन गए। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्रिया करता है तो डीएनए को ये एंजाइम विशिष्ट स्थानों से काटता है और चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं। तो ये वाले जो हैं स्टिकी एंड्स को बोलते हैं चिपचिपे सिरे, चिपचिपे सिरे। ठीक है, तो याद रखना कि द मेन फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम is to cut the DNA at specific sites resulting in sticky ends, है ना, for resulting in formation of sticky ends। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटना, परिणाम स्वरूप चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, EcoR1 है ना, EcoR1 RY13 में E और CO क्या है? तो ये नोमेनक्लेचर के ऊपर है क्वेश्चन। ये नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो सीमाकारी एंजाइम्स होते हैं ना उनके नामकरण के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे EcoR1
है ना, ये ई को R1 है ना, ई को R1 है ना, RY13 में ई और CO क्या है? तो हमेशा याद रखो, पहला जो अक्षर होता है वो जीनस को शो करता है और दूसरे जो दो अक्षर होते हैं वो स्पीशीज को शो करते हैं। हमेशा याद रखना, पहला जो ई को R1 में वो पूछ रहा है कि ई क्या है और CO क्या है। तो पहला तो वंश हो गया जो कि कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और अगले दो शब्द स्मॉल लेटर में लिखते हैं और वो जाति को दर्शाते हैं। तो कहाँ पर हो गया भैया, ई क्या है? तो ई तो क्या हो गया, ई तो हो गया वंश, इश्चिरीशिया, ई फॉर इश्चिरीशिया, और वो क्या शो कर रहा है, वंश। ई फॉर इश्चिरीशिया, और इश्चिरीशिया क्या है, जीनस है। एंड CO जो है वो क्या है, स्पीशीज है ना। CO बोले तो कोलाई, CO का मतलब क्या होता है, कोलाई, है ना। और कोलाई किसको शो कर रहा है, जाति को शो कर रहा है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, सेकंड वाला। कि फर्स्ट वाला जो है, हमेशा कोई भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नोमेनक्लेचर को ले लीजिए, पहला वर्ड कैपिटल में लिखते हैं जो कि जीनस को दर्शाता है, दूसरे दो वर्ड जो होते हैं वो स्पीशीज को दर्शाते हैं, जाति को दर्शाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड वन। नोबेल प्राइज ऑफ 1978 फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेक्नोलॉजी वाज गिवन टू। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तकनीक के लिए 1978 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आप यूं भी कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी के लिए, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के लिए 1978 का नोबेल पुरस्कार किसके दिया गया था? ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने का काम करते हैं। तो हमेशा याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर करने के लिए जो 1978 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया था, आर्बर, नथानसन स्मिथ। आर्बर, नथानसन स्मिथ। अब आर्बर, नथानसन स्मिथ कहाँ है? टेमिन एंड बाल्टीमोर, नो। मिल्स्टीन एंड कोहलर, नो। आर्बर, नथानसन स्मिथ, यस। होले, कोरोना एंड निनबर्ग, नो। याद रखना, आर्बर, नथान्स और स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी की थी, उस टेक्निक को डेवलप किया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी 1978 मतलब इस डिस्कवरी के लिए जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था वो थे आर्बर, नथान्स और स्मिथ, ये याद रखना। अब कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट? इसमें बहुत आपको दिक्कत आएगी क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको आंसर्स मिलेंगे, 2, 3, 4 और 5। तो लेटेस्ट थ्योरीज ये कहती है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टोटल कितने हैं? 4 हैं, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से हैं? 4 हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। कुछ किताबों के अंदर आपको आंसर ये कि केवल 3 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अब ये क्लियर है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कुछ बुक्स में आपको 3 ही टाइप्स दे रखे होंगे, लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर कौन सा हो गया? 4 टाइप्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में कौन से प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रयुक्त होते हैं? अभी आपने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, याद रखना टाइप 3 और टाइप 4। तो 4 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? आरडीएनए तकनीक। लेकिन आरडीएनए तकनीक के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सबसे कॉमन यूज़ होता है, सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है
वो होता है टाइप 2। हमेशा याद रखना, टाइप 2 का यूज़, टाइप 2 ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका यूज पुनर्योगज डीएनए तकनीक में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। हमेशा याद रखना टाइप 2, याद रखोगे। नेक्स्ट अगला आ जाते हैं, जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहा जाता है? जीन क्लोनिंग जब होती है तो जीन टैक्सी किसको कहते हैं? जीन टैक्सी जो होती है वो टैक्सी का काम क्या होता है? ले जाना। जीन टैक्सी, जीन को ले जाने वाला, डीएनए को ले जाने वाला। तो जीन टैक्सी कौन होगा? वेक्टर होगा, संवाहक होगा। जीन टैक्सी कौन होगी? वाहक होगी, जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में लेके जाएगी। जीन टैक्सी क्या है? जीन टैक्सी एक वेक्टर है ना। ये विजातीय डीएनए को कहाँ लेके जाती है? फॉरेन डीएनए। विजातीय डीएनए बोले तो फॉरेन डीएनए। ये विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में लेकर जाती है। परपोषी कोशिका समझते हो ना, होस्ट सेल। परपोषी कोशिका यानी कि होस्ट सेल में लेकर जाती है, ये होस्ट सेल में लेकर जाती है, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसको कहेंगे? तो वेक्टर को कहेंगे। अब वेक्टर कौन सा है? टीके को, वैक्सीन नो, प्लाज्मिड यस सबसे बेहतरीन होता है। बैक्टीरिया तो होस्ट सेल होती है और प्रोटोजोआ तो कोई एक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसको कहोगे? जीन टैक्सी किसको कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीन टैक्सी किसको कहोगे तुम? तो प्लाज्मिड को कहोगे। प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या है? एक वेक्टर है, संवाहक है, जो फॉरेन जीन को होस्ट सेल में लेके जाएगा। फॉरेन जीन को होस्ट सेल में लेके जाएगा। प्लाज्मिड के लिए क्या सही है? प्लाज्मिड क्या है? पहले तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल, और वो वेक्टर की तरह काम करता है। क्या कहा है मैंने? संवाहक की तरह काम करता है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। तो क्या प्लाज्मिड विषाणु में पाया जाता है? नो, प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मिड क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। तो वो तो कह रहा है कि वायरस में पाया जाता है। नो, जैविक क्रियाओं के लिए जीन्स होते हैं, कंटेन्स जीन्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज, पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम या वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। जीन स्थानांतरण के ऊपर बड़े पैमाने पे यूज होता है। तो यस, प्लाज्मिड एक वेक्टर है, तो ये जीन स्थानांतरण में काम आएगा ना। ये कह रहा है गुणसूत्र का भाग है, केंद्रीय गुणसूत्र का भाग है। नो, प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो ये मुख्य गुणसूत्र का भाग थोड़ी हुआ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में मिलता है, तो ये तो होगा नहीं। और ये कंटेन्स जीन्स फॉर वाइटल एक्टिविटीज़, ये कह रहा है कि इसके अंदर जीन्स होते हैं वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। नो, राइट। तो इसमें एक ही चीज़ है, प्लाज्मिड के लिए क्या सबसे बेस्ट है? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण के लिए, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो ऑफकोर्स ये जीन ट्रांसफर करने के अंदर क्या करेगा? मदद करेगा। तो अपना कौन सा हो जाएगा आंसर? 4th हो जाएगा। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं, राइट, आर एंडोन्यूक्लियसेस विच क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या होते हैं? एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो हो गई। और क्या हो सकता है? एक उपस्थित मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए। एक उपस्थित डीएनए या डीएनए के प्रति आरएनए को पूरक बनाते हैं, है ना। मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए। एक उपस्थित डीएनए या आरएनए के प्रति आरएनए को पूरक बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। ये कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कोई काम नहीं होता है ना। मतलब मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए, मतलब एक उपस्थित डीएनए, राइट, या आरएनए के प्रति, राइट, ये क्या लिखा है? मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए। एक उपस्थित डीएनए या आरएनए के प्रति डीएनए को पूरक बनाते हैं। ये होना चाहिए था दोस्तों, ये होना चाहिए था इस तरीके से, राइट। यहाँ पर आरएनए होना चाहिए था और यहाँ पर
डीएनए होना चाहिए था। ठीक है, ये अपने कर देते हैं सही इसको। तो एक उपस्थित डीएनए या आरएनए के प्रति डीएनए को पूरक बनाते हैं, मतलब मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए। तो ये तो कोई कहीं पर भी ऐसा कोई फंक्शन अपने नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और कट और ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, कट और ज्वाइन डीएनए खंडों को काटते या जोड़ते हैं, काटते तो हैं भाई, जोड़ते थोड़ी हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और आर रिक्वायर्ड इन वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, तो आर रिक्वायर्ड इन वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन ट्रांसफर करने में थोड़ी मदद करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन ट्रांसफर करने में मदद नहीं करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो काटने का काम करते हैं। तो ये कोई जीन ट्रांसफर थोड़ी करेंगे, जीन ट्रांसफर में तो वेक्टर पार्टिसिपेट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एंडोन्यूक्लियसेस व्हिच क्लीव द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। तो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इको आर1 द्वारा काटे गए डीएनए के खंड है। इको आर1 क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना। इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटता है, और वो कौन सी है? GAATTC। हमेशा एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर सीक्वेंस को काटता है, GATTC, CTTAAG। ये क्या है? 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। हमेशा याद रखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम G और A के बीच में से यहाँ से काटता है ना। तो यहाँ पर REE का एक्शन होता है। तो इको R1 क्या है? इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही तो है। इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इसके द्वारा इको R1 कौन सी सीक्वेंस को काटेगा? तो GAATTC, ये रही GAATTC, और CTTAG, ये CTTAG। तो कौन सी सीक्वेंस हो गई भैया आंसर? बाकी आप देख लो सारी सीक्वेंस जो है वो अलग अलग है। तो इको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो एक विशिष्ट सीक्वेंस को काटता है, GAATTC, CTTAAG। हाँ, नेक्स्ट प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियर कौन है? तो एक चीज़ याद रखो, जो प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर है, प्राकृतिक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, वो एक बैक्टीरिया होता है। वो एक कौन सा है भाई? एक बैक्टीरिया है जिसको कि हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और वो है एग्रोबैक्टीरियम। क्या कहते हैं दोस्तों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इसको एक प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर माना गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है? यह पादपों में टीडीएनए को ट्रांसफर करता है, टीडीएनए को ट्रांसफर करता है ना। ये पादपों में टीडीएनए को ट्रांसफर करता है, मतलब एक तरीके से ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है ना, इसको टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं, क्योंकि ये पादपों में क्या है? ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, क्योंकि ये टीडीएनए को ट्रांसफर करता है और डाइकोट प्लांट्स के अंदर क्या जनरेट करता है? ट्यूमर जनरेट करता है। तो इसको प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर माना गया है, क्योंकि ये एक टीआई प्लाज्मिड की तरह काम करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट में टीडीएनए को, यानी कि एक पीस को, टीडीएनए के पीस को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इसलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे आ जाते हैं, कोशिका कला में अस्थायी छिद्र बनाने के लिए प्रक्रम है। आप समझिए, मानो कि ये एक होस्ट सेल है ना। अब आप इस होस्ट सेल है, और इस होस्ट सेल के अंदर आप आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर डालना चाहते हैं, आरडीएनए को आप डालना चाहते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो होस्ट सेल है ये इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें इसको, होस्ट सेल को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले ले। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना, जैसे हीट और कोल्ड मेथड होता है, जीन गन मेथड होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड होता है ना। ऐसे अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं। तो कोशिका कला में अस्थायी छिद्र बनाने के लिए बाहरी डीएनए का निवेशन है।
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेम्पररी ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। हम ऐसा क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बन जाए, छेद बन जाए। हम ऐसा क्या करें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर छेद बन जाए ताकि कि इंट्रोडक्शन हो जाए फॉरेन डीएनए का, ताकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस फॉरेन डीएनए को लेकर आ रहा है वो अंदर एंटर कर जाए। तो कोशिका कला में अस्थायी छिद्र बनाने के लिए बाहरी डीएनए का निवेशन है, मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेम्पररी ओपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन डीएनए। तो आप यदि सेल मेम्ब्रेन के अंदर अस्थायी छिद्र बनाना चाहते हो, राइट, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड देने के ऊपर अंदर कोशिका कला के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर छेद हो जाएंगे और उससे होकर फॉरेन डीएनए अंदर चले जाएगा। तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोपोरेशन, विद्युत छिद्रण कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, जिसकी वजह से होस्ट सेल की, परपोषी कोशिका की सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बन जाएंगे, अस्थायी पोर्स बन जाएंगे, यानी कि वहाँ पर अस्थायी छिद्र, टेम्पररी ओपनिंग्स बन जाएगी और उन ओपनिंग से होकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फॉरेन डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो वैद्युत छिद्रण या इलेक्ट्रोपोरेशन कह देते हैं इसे। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना भाई। दूसरे मेथड भी होते हैं जैसे माइक्रो इंजेक्शन वगैरह, लेकिन वो तो स्पेशली पूछा अस्थायी छिद्र बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रोपोरेशन। बाकी माइक्रो इंजेक्शन से भी इंट्रोडक्शन होता है ना, और पार्टिकल गन से भी होता है, पार्टिकल गन से भी होता है, ऑलराइट, और केमिकल मीडिएटेड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर क्योंकि वो पूछ रहा है कि यदि आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाने हैं जिससे होकर फॉरेन डीएनए अंदर चले जाए, तो पोर्स बनाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, तो आप इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज़ करोगे, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करोगे, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन के अंदर टेम्पररी ओपनिंग्स बन जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में एक पीसीआर रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक के थ्रू आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जीन एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हो। पीसीआर टेक्निक से अपने क्या करवाते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन। मतलब आप यदि किसी डीएनए के पीस को या जीन ऑफ इंटरेस्ट की करोड़ों कॉपियां बनाना चाहते हो तो आप पीसीआर को यूज़ करते हो। तो पीसीआर के अंदर एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है, वो क्या है, क्या एक सीरियल ट्रांसफरेज है, नो। क्या ये थर्मोलेबाइल है, मतलब तापमान के ऊपर परिवर्तित हो जाता है, नो। क्या ये थर्मोस्टेबल है, यस थर्मोस्टेबल है। क्या ये मॉड्यूलर एंजाइम है, नहीं। तो याद रखना ये कैसा है, और वो जो ताप स्थायी एंजाइम है जो कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि पीसीआर में यूज होता है, उसका नाम आप सभी ने सुना होगा, टैक पॉलीमरेज, जो कि एक थर्मोस्टेबल एंजाइम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। तो याद रखना पीसीआर टेक्निक के अंदर जिस एंजाइम का यूज होता है वह ताप स्थायी है, थर्मोस्टेबल होता है, और उसका नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा है दोस्तों, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है। 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये एंजाइम जो है वो हॉट स्प्रिंग्स वगैरह के अंदर मिलता है, गर्म जल के झरनों के अंदर मिलता है, राइट। तो वहाँ पर बैक्टीरिया, एक थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है, उससे निकालते हैं इसको, थर्मस एक्वेटिकस, जो कि गर्म जल के झरनों में पाया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से इस एंजाइम को निकालते हैं जो कि थर्मोस्टेबल है। तो थर्मस से वर्ड आया टी, एक्वेटिकस से वर्ड आया एक्यू। क्लियर है। तो ये ताप स्थायी एंजाइम है। अब आ जाओ, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सबसे अधिक उपयोगी 2 जीवाणु कौन से हैं। तो देखो, एक तो सबसे उपयोगी तो इकोलाई होता है, बार बार यूज होता है, और एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियर होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। इसका भी यूज होता है ट्यूमिफेशियंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाया। तो द मोस्ट कॉमनली यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग राइजोबियम और एजिटोबैक्टर, नहीं, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में काम आते हैं। इश्चीरिशिया तथा एग्रोबैक्टीरियम, हाँ। इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम और डिप्लोकोकस, नो। नाइट्रोसोमोनास एंड क्लेप्सिला, नहीं। याद रखना, इकोलाई आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यदि कोई सबसे ज़्यादा एंजाइम काम में आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यदि कोई सबसे ज़्यादा एंजाइम काम में आता है तो दोस्तों वो कौन सा है, इश्चीरिशिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस
आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाके देख सकते हैं, दोनों का बहुत यूज़ होता है। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, इज इट क्लियर और नॉट? ओके फाइन। नेक्स्ट, डीएनए लाइगेज की सहायता से दाता डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज डोनर डीएनए फ्रेगमेंट इज जॉइंट। आप डोनर डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ते हो, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, ये मान लीजिए वेक्टर है। अब इस वेक्टर के अंदर तुमने किसको जोड़ा? ये एक डोनर डीएनए को जोड़ा, डोनर डीएनए को यहाँ पर जोड़ा, तो ये तो वेक्टर डीएनए है, ये तो क्या था? वेक्टर डीएनए। ये वेक्टर डीएनए था और ये डोनर डीएनए, दोनों को जोड़ा किससे? इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? तो डीएनए लाइगेज ने किया, और डीएनए लाइगेज से ये दोनों जुड़ गए, तो अब क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज डोनर डीएनए फ्रेगमेंट इज जॉइंट। इसको क्या कहोगे? क्या इसे तुम आणविक क्लोनिंग कहोगे, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कहोगे, कि दोनों चीज़ों को तुमने जोड़ दिया, या तुम इसे टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन है, जिसमें कि दो सेल्स आपस में जुड़ती है, दो प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ते। नो एनिलिंग, एनिलिंग का तो मतलब होता है कि राइट डीएनए को ठंडा करना, एनिलिंग या लाइगेशन। नो, तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज डोनर डीएनए फ्रेगमेंट इज जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ये एक तरीके की मॉलिक्यूलर क्लोनिंग है दोस्तों, है ना, आणविक क्लोनिंग है। डीएनए लाइगेज की सहायता से दाता डीएनए को तुम जोड़ रहे हो, है ना, मान लीजिए वेक्टर से, तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार की आणविक क्लोनिंग है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। क्या कहते हैं इसको? मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के नाम से इसको जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड। पहले तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या? एक वेक्टर है, संवाहक है। तो आपको प्लाज्मिड को पहचानना है। तो देखो, ये तो क्या है? इको R1 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। PBr 322 ये दुनिया का सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है ना। PBr, बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज दो वैज्ञानिक थे, बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को बनाया था। तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। ये वापस से क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और ये वापस से क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इसमें से वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है। वेक्टर तो एक ही दिख रहा है, बाकी सब तो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो वेक्टर एक ही है, PBr 322, जिसको बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज ने डिस्कवर किया था। तो आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? सेकंड। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, है ना, अभियांत्रिकी सबसे अधिक प्रयुक्त, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, है ना, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सबसे अधिक प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है? मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जिस बैक्टीरिया का हम लोग यूज़ करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? दैट इज़ इकोलाई। देखते हैं इकोलाई है क्या? बेसिलस नो, क्लोस्ट्रीडियम नहीं, इश्चेरिशिया यस, इसको पूरा शॉर्ट में कहते हैं इकोलाई, इकोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, ये होगा। और साल्मोनेला नहीं। तो इश्चेरिशिया सबसे ज़्यादा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है जीवाणु, वो कौन सा है? इश्चेरिशिया कोलाई है। नेक्स्ट, कुछ जीवाणु द्वारा उत्पादित बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल स्वयं उन जीवाणु को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बीटी टॉक्सिन आपने सुना होगा, बीटी टॉक्सिन को बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया से निकालते हैं और उसको कॉटन प्लांट के अंदर या अन्य प्लांट के अंदर डाल देते हैं, ताकि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, कीट प्रतिरोधी पादपों का विकास कर सकें। अब वो पूछ रहा है कि कुछ जीवाणु द्वारा उत्पादित बीटी टॉक्सिन, आप जानते हो कुछ बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया। अब सवाल ये है कि बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल्स इंसेक्ट्स के लिए तो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या जिस जीवाणु के अंदर वो बीटी टॉक्सिन बन रहा है, क्या उस जीवाणु को वो टॉक्सिन हार्म नहीं करता है? ये क्वेश्चन है। तो जीवाणु टॉक्सिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, टॉक्सिन इज इमेच्योर, टॉक्सिन अपरिपक्व होता है, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, टॉक्सिन अक्रिय होता है, और जीवाणु में टॉक्सिन एक विशिष्ट थैले में बंद होता है। नो,
याद रखना हमेशा, टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। बीटी टॉक्सिन जिसको कि बेसिलस thuringiensis नाम का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, उस बैक्टीरिया को ये बीटी टॉक्सिन उसको हार्म नहीं करता है, क्योंकि ये जो बीटी टॉक्सिन होता है वो प्रोटॉक्सिन के रूप में बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ये बीटी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट की गट में जाता है, उसकी आहारनाल में जाता है, तो वहाँ पर उसको उपयुक्त कंडीशंस मिलती है जिसकी वजह से ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में बदल जाता है। तो याद रखना, जीवाणु के अंदर उत्पादित होने वाला बीटी टॉक्सिन खुद उस जीवाणु को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन जो होता है वो अक्रिय अवस्था में रहता है, प्रोटॉक्सिन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? प्रोटॉक्सिन के रूप में रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? उत्पाद को परिष्कृत उत्पाद के रूप में उतारने से पहले कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है, जिसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, राइट। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल भाई, ये जो है ये वाली जो है ये तो सही है। अपनी को तो क्या निकालना है? असत्य कथन। तो ये तो सत्य कथन हो गया, ये तो ट्रू हो गया। अब आ जाते हैं, क्राई1AB जीन बॉलवॉर्म को नियंत्रित करती है? नहीं, कभी भी ये बॉलवॉर्म को नियंत्रित नहीं करती है। क्राई1AB जीन जो होती है वो नियंत्रित करती है किसको? कॉर्न बोरर को, राइट। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है। और क्राई1AC यहां पर ये जीन लिख रहा हूं मैं, क्राई1AC और क्राई2AB। क्राई1AC और क्राई2AB कपास कॉर्न बोरर को नियंत्रित करती है? नहीं, ये जो क्राई1AC और क्राई2AB जो है, क्राई1AB तो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करती है, और क्राई1AC और क्राई2AB जो है वो बॉलवॉर्म को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? बॉलवॉर्म को नियंत्रित करती है। तो एक तो स्टेटमेंट ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, अपने को असत्य निकालना है। अच्छा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। प्रथम ट्रांसजेनिक गाय जो थी वो रोजी थी, जो कि मानव प्रोटीन बहुल दूध देती थी। यस, ये तो ट्रू हो गया, अपने को तो फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। अब आगे आ जाओ, सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने व हटाने में सहायक होते हैं? गलत। सेलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने व हटाने में सहायक होते हैं? अरे, सेलेक्टेबल मार्कर्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स को नहीं हटाते, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटाते हैं, तथा चयनात्मक रूप से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की वृद्धि को प्रेरित करते हैं? गलत, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को प्रेरित नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स की। अरे भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसी का क्लियर नहीं हो तो गो एंड वॉच माई बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो वीडियोस हैं उनको आप देखिएगा। सेलेक्टेबल मार्कर सही क्या होना चाहिए था? तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना। सेलेक्टेबल मार्कर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचान कर उसको हटाने का काम करते हैं और चयनात्मक रूप से ट्रांसफॉर्मेंट्स की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। ये उल्टा लिख रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर्स ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने और उन्हें हटाने का काम करते हैं तथा चयनात्मक रूप से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स, ये गलत है, या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होना चाहिए था। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेंट होना चाहिए था इस जगह पे। तो गलत स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए देख लो, कौन कौन से? एक तो बी और एक डी। अब बी और डी कहां पर? ये रहा अपना बी और डी, ये रहा बी एंड डी। ये गलत है, असत्य कथन है, बाकी सब तो सत्य कथन है। तो कौन सा हो गया आंसर? बी एंड डी, मतलब कि फोर्थ वाला, बी एंड डी, बी और डी। नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, हाँ, ये तो बहुत बड़ा रोल है।
पीड़क प्रतिरोधी किस्में उत्पन्न करना, जैसे कि बीटी कॉटन, ये पेस्ट रेजिस्टेंट ही तो थे बीटी कॉटन। टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, ऐसा कहीं नहीं बताया हमने कभी कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी जो है वो नाइट्रोजन घटकों को बढ़ाती है या नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाती है। बीजों की संख्या घटाना, क्या जैव प्रौद्योगिकी बीजों की संख्या को घटा रही है? नो। टू इंक्रीज द प्लांट्स, पादपों को बढ़ाना, ये भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया ये है कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि पादपों की पीड़क प्रतिरोधी किस्में उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है। अब प्रसिद्ध बीटी कपास में बीटी किसको दर्शाता है? तो बीटी इज फॉर बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी वर्ड कहां से है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ये वाला बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ये बेसिलस से बी आया है, थुरिनजेनेसिस से टी आया है। तो बीटी इन पॉपुलर बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर, तो बिल्कुल सिंपल है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। बेसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जिससे कि बीटी कॉटन बनाया गया। बेसिलस थुरिनजेनेसिस, इससे बीटी टॉक्सिन जीन को निकालकर और बीटी कॉटन के अंदर डाल दिया गया। तो प्रसिद्ध बीटी कपास में बीटी किसको दर्शाता है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस को दर्शाता है। आर यू गेटिंग क्लियर है? नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो ये जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज को बनाने का ये क्या करता है दोस्तों? काम करता है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, अब अपने यहाँ पर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है, राइट। वी हैव ऑलरेडी डन दिस 18th क्वेश्चन, फिर हम लोगों ने 19th कर लिया है, राइट। ये 20th भी कर लिया है, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। फ्लेवर्ड स्वेयर वेराइटी ऑफ टोमेटो, टमाटर की फ्लावर स्वावर किस्म है। हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटी है ये, हाई यील्डिंग न्यू वेराइटी है, ट्रांसजेनिक वेराइटी है या पॉलीप्लोइड है। फ्लेवर स्लेवर वेराइटी कैसी वेराइटी है जिससे कि टमाटर की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि टमाटर जो है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, लेकिन ये जो टमाटर की फ्लेवर स्लेवर वेराइटी है ये एक ऐसी वेराइटी है जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो उच्च उत्पादक संकर किस्म, हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटी नहीं, हाइब्रिड वेराइटी नहीं है, हाई यील्डिंग न्यू वेराइटी है या ट्रांसजेनिक वेराइटी है। तो ट्रांसजेनिक किस्म है, क्यों? क्योंकि इसको जीन ट्रांसफ़र करके, हमने जीन ट्रांसफ़र करके और बनाया है, हमने जीन ट्रांसफ़र करके बनाया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक किस्म के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो, फ्लेवर स्वेवर वेराइटी। ट्रांसजेनिक पादप वो हैं जो, ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक पादप वो होता है जिसके अंदर आपने जीन ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें आपने जीन ट्रांसफ़र कर दिया है। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, यानी कि ट्रांसजेनिक पादप वे हैं जो कि क्या करते हैं? ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, है ना, मतलब कृत्रिम माध्यम में वृद्धि करते हैं। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, है ना, मतलब क्षेत्रों में संकरण के बाद, ठीक है ना, संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में वृद्धि करते हैं। नो, है ना, मतलब कि ये क्रॉप फील्ड जो होती है वो उसमें संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में वृद्धि करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय ए सोमेटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम, यानी कि कृत्रिम माध्यमों में कायिक भ्रूण द्वारा उत्पन्न होते हैं। या ट्रांसजेनिक प्लांट्स में एक कोशिका में बाह्य डीएनए के निवेशन तथा फिर इस कोशिका से एक पादप को उत्पन्न कर बनाए जाते हैं। जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड जनरेटिंग अ फ्रॉम प्लांट फ्रॉम दैट सेल, या प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, या कृत्रिम माध्यम में जीव द्रव्य संलयन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में क्या होता है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स में क्या होता है कि हम फॉरेन डीएनए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं? जनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल, और फिर उस सेल से हम सबसे पहले फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं? हम
सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उस सेल से एक नए प्लांट को विकसित करते हैं। एक कोशिका में बाह्य डीएनए के निवेशन करते हैं तथा फिर इस कोशिका से एक नए पादप को उत्पन्न कर बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए सबसे बढ़िया आंसर कौन सा हो गया है, थर्ड वाला। ठीक है। नाउ साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू। mRNA के साइलेंसिंग से, mRNA की साइलेंसिंग का मतलब होता है कि mRNA के एक्सप्रेशन को रोक देना। mRNA के एक्सप्रेशन को रोक देना इज कॉल्ड साइलेंसिंग। तो mRNA के साइलेंसिंग का उपयोग किन के लिए, प्रतिरोधी पार्जनी पौधों को उत्पन्न करने में किया जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो RNA इंटरफियरेंस से है। आपने कभी मेरे वीडियो देखे हो तो उसके अंदर RNA इंटरफियरेंस को देखना, राइट। RNA इंटरफेरेंस यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको RNA अंतरक्षेप। इस विधि का यूज़ करके एक टोबैको प्लांट को जनरेट किया गया जो कि कैसा था, पेस्ट रेजिस्टेंट था। ठीक है ना। तो mRNA के साइलेंसिंग का उपयोग किन के लिए, प्रतिरोधी पार्जनी पौधों को उत्पन्न करने में किया जाता है। तो याद रखना, साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू, मतलब कि mRNA के एक्सप्रेशन को रोक कर, है ना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का प्रोडक्शन करवाया जाता है जो कि रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए, तो जो कि रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए, निमेटोड्स के लिए, है ना। जो कि रेजिस्टेंट होते हैं किसके लिए दोस्तों, निमेटोड्स के लिए। एक्चुअली जैसे कि ये RNA अंतरक्षेप जो है, जिसमें RNA अंतरक्षेप इसलिए कहा है क्योंकि इसमें mRNA को साइलेंस कर देते हैं और mRNA को साइलेंस करके एक ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं जो रेजिस्टेंट होता है निमेटोड के प्रति। आर यू गेटिंग, जो रेजिस्टेंट, क्योंकि वो निमेटोड था, वो निमेटोड जो है टोबैको प्लांट को अफेक्ट कर रहा था। तो क्या डाला गया, RNA इंटरफेरेंस का यूज़ किया गया, RNA अंतरक्षेप का यूज़ किया गया, जिसमें कि RNA के एक्सप्रेशन को, स्पेशली mRNA के एक्सप्रेशन को रोका गया, साइलेंस किया गया और इस तरीके से एक ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाया गया, ऐसे ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को बनाया गया जो कि रेजिस्टेंट था निमेटोड के प्रति। तो बस वो ये पूछ रहा है कि mRNA के साइलेंसिंग का उपयोग किन के लिए, प्रतिरोधी पार्जनी पादपों को उत्पन्न करने में किया गया था, तो निमेटोड्स के लिए किया गया था, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव होता है, अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मैनिपुलेशन का ही दूसरा नाम दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन अभियांत्रिकी। अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच जिसमें कि डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है, डीएनए में बदलाव किया जाता है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। कहीं देखो तो न तो डीएनए प्रतिकृति होगा, न विकृतीकरण और न रीनेचुरेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं डीएनए का, डीएनए के अंदर हेरफेर कर सकते हैं। बदलाव का मतलब है हेरफेर। अनुप्रवाह संसाधन के बारे में क्या सही है, देखिए अनुप्रवाह संसाधन के अंदर पहली बात तो एक तो पृथक्करण और शोधन, ये तो शामिल होते ही हैं, ये तो सही है ही है 100%, है ना, कि इट इन्वॉल्व सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अनुप्रवाह संसाधन जो है, जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है, ये तो सही है। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब जैव संश्लेषित प्रवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित किया जाता है, मतलब द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, बिल्कुल सही है। तो ये चारों के चारों, उपरोक्त सभी तो चारों ही सही है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर ये चारों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो बता रखी है वो होती है ना। तो अनुप्रवाह संसाधन के अंदर क्या क्या है, तो ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट, पुनर्योगज डीएनए तकनीक को जैविक रूप से सक्रिय स्वरूपों की मात्राओं का उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके द्वारा निम्न में से कौन सा इकोलाई में संश्लेषित किया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्वांटिटीज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इन इकोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पुनर्योगज डीएनए तकनीक को जैविक रूप से सक्रिय स्वरूपों की मात्राओं का उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके द्वारा निम्न में से कौन सा ई कोलाई में संश्लेषित होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इक्डाइसोन, रिफाइसिन, रिफामाइसिन या इंटरफेरोन। तो सबसे बेस्ट कौन सा? इंटरफेरोन है। एक्चुअली दोस्तों इंटरफेरोन जो होते हैं वो लेबोरेटरी के अंदर भी अपने बनाए जा सकते हैं, है ना, और उनको ई कोलाई में सिंथेसाइज किया जा सकता है। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तो बनते ही हैं, इंटरफेरोन नेचुरली तो हमारे अंदर बनते ही हैं, और ये हमको पैथोजन से, वायरसेस वगैरह से प्रोटेक्शन देते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कैंसर वगैरह से भी बचा सकते हैं। लेकिन हम इंटरफेरोन्स को लेबोरेटरी के अंदर ई कोलाई का उपयोग करके भी बना सकते हैं। तो इंटरफेरोन्स को हम संश्लेषित कर सकते हैं ई कोलाई के अंदर। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक किस पहचान के लिए प्रयुक्त की जाती है? सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो एक साइंटिस्ट था सदर्न, एक साइंटिस्ट था सदर्न, है ना, उसके नाम पर ये सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक रखी गई है। आपने देखा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह के अंदर सब में इसका यूज़ होता है। सबसे पहले हम डीएनए को काटते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं। काटे हुए डीएनए के खंड को दे आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रो राइट, जिसको कि हम लोग यूँ कहते हैं ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जिसको कि हम लोग कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, उस पर रखते हैं। फिर उसके बाद में उस डीएनए को, जिसको कि जेल से ट्रांसफ़र किया जाता है एक ब्लॉटिंग झिल्ली के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर या ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ब्लॉट कर दिया जाता है। इसीलिए नाम ब्लॉटिंग तकनीक आया है। और फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया जाता है प्रोब के साथ में। आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पढ़ा होगा। तो सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक किसकी पहचान के लिए प्रयोग की जाती है? सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक किसकी पहचान करना चाहते हो तुम? तो आप डीएनए की पहचान के लिए आप सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक का यूज़ करते हो। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर तुम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, तो डीएनए को ही तो तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए की ही तो पहचान के लिए तुम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हो। तो डीएनए। ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं? जिनमें कि कुछ कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, उनकी कुछ कोशिकाओं में ही बाह्य डीएनए होता है, उनकी समस्त कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, उनकी समस्त कोशिकाओं में बाह्य आरएनए होता है, या फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है। वो ये कह रहा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में फॉरेन डीएनए केवल कुछ ही सेल में होता है, या फॉरेन डीएनए सभी सेल में होता है, या फॉरेन आरएनए सभी सेल में होता है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो याद रखो, फॉरेन डीएनए इज फाउंड इन ऑल द सेल्स। ट्रांसजेनिक जंतुओं में उनकी समस्त कोशिकाओं में क्या होता है? बाय डीएनए। ऑल सेल्स हैव द आउटर डीएनए। नेक्स्ट, एक असामान्य जीन को सामान्य जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? मतलब ये वो वाली बात है कि फॉल्टी जीन को हटाओ और एक उसकी जगह पे नया जीन लगा दो। तो ये पॉसिबल हो पाया है बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक से, और उसका नाम है जीन थेरेपी। असामान्य जीन मतलब फॉल्टी जीन, डिजीज्ड जीन जो एक्सप्रेस नहीं हो रही है, उसको हटाओ और उसकी जगह पे एक सामान्य जीन को प्रतिस्थापित कर दो। किसके थ्रू किया जाता है ये? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी की मदद से किया जा सकता है। नेक्स्ट, मानव इंसुलिन किसके एक ट्रांसजेनिक जाति से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न किया जा सकता है? ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ। ह्यूमन इंसुलिन को आप किसकी ट्रांसजेनिक स्पीशीज से? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, मतलब कि हमने क्या कर दिया, ह्यूमन इंसुलिन को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए ई कोलाई की एक ट्रांसजेनिक स्पीशीज को क्या कर लिया है? यूज़ कर लिया है, और उसके द्वारा हम ह्यूमन इंसुलिन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ। मानव इंसुलिन किसकी एक ट्रांसजेनिक जाति से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न किया जा रहा है? तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? ई कोलाई का। कहीं है देखो, यस, एस्चेरिशिया कोलाई। तो ह्यूमन इंसुलिन को जनरेट करने के लिए हम एक ट्रांसजेनिक जाति का व्यावसायिक पैमाने के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, और वो कौन सा है? ई कोलाई है। तो एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये था एस्चेरिशिया कोलाई। आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत सारे इसी तरीके के वीडियोस लेकर आएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, ताकि इसी तरीके के क्वेश्चंस रियल टाइम एग्ज़ाम में आए तो आपको नया नहीं लगे और आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएँ।
तो देखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो रोज़ जो हम लोग क्वेश्चंस करवाते हैं उनको रोज़ाना धीरे धीरे करिए। एग्ज़ाम्स तक बहुत सारे आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऑलराइट, सो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।